लास्ट पार्ट के एंडिंग में हमने देखा यूहाउ क्लियर स्काई सेक्ट में टाइटान से फाइट करने के बाद इंपीरियल रेडियंट सिटी में अपनी मां की श्रद्धांजलि देने के बाद यहां आया था। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इंपीरियल रेडियंट सिटी इस वक्त पूरी तरह अलर्ट मोड में था। व्हाइट टाइगर ड्यूक खुद वेस्टर्न फील्ड आर्मी के मार्शल थे और किसी भी पल सनमून एम्पायर की बड़ी आर्मी से टकराव हो सकता था, इसलिए यहाँ कोई भी ढील या लापरवाही की हिम्मत नहीं कर रहा था। सिटी की 2 रिजर्व लीजन्स पूरी ताकत के साथ रेडी थीं, हर एक में 15,000 सोल्जर्स जो सिर्फ 4 घंटे में फ्रंट लाइंस पर भेजे जा सकते थे। इंपीरियल रेडियंट सिटी सिर्फ एक डिफेंस पॉइंट नहीं था, ये वेस्टर्न कोर्स का बड़ा ग्रैनरी भी था। इसके वॉल्स बहुत मजबूत और मोटे थे और सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि हर चीज़ व्हाइट टाइगर ड्यूक के ट्रस्टेड लोगों के हाथ में थी। ये दोनों रिजर्व लीजन्स मिलकर वेस्टर्न फील्ड आर्मी कहलाती थीं। अलग अलग नाम थे, 4th रिजर्व लीजन और 6th रिजर्व लीजन। हाल ही में यहाँ रिक्रूटमेंट चालू था क्योंकि एक बैच के पुराने सोल्जर्स रिटायर हो चुके थे। सनमून एम्पायर के खतरे को देखते हुए स्टारलो एम्पायर ने रिक्रूटमेंट में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। खासकर ऐसे वेटरन्स को प्रायोरिटी दी जा रही थी जो पहले वॉर में लड़ चुके थे। 6th रिजर्व लीजन इंपीरियल रेडियंट सिटी के वेस्टर्न साइड पर तैनात थी। रिक्रूटमेंट का बूथ सिटी गेट के सामने लगा था ताकि आने जाने वाला हर इंसान इसे देख सके। बूथ के सामने लंबी लाइन लगी थी, करीब 20-25 नौजवान एनलिस्ट होने के लिए खड़े थे। रिक्रूटमेंट का सेटअप सिंपल था। एक लंबी टेबल के पीछे 2 वेटरन्स बैठे थे और उनके साथ एक मिडिल एज्ड ऑफिसर। यूनिफॉर्म से साफ था कि वो ऑफिसर हाई रैंक का नहीं था। नेम गे दजावांग। अच्छा, एज 23। ऑफिसर ने कहा, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट दिखाओ। स्टारलो एम्पायर में हर सिटीजन के पास मिलिट्री इशूड आईडी होती थी जिसमें वाटरमार्क और बर्थ सिटी की स्पेशल सील होती थी। इसे फोर्ज करना मुश्किल था और मिलिट्री कभी भी वेरीफाई कर सकती थी। वहां जाओ और कोई स्टोन वेट उठाकर दिखाओ। पास में अलग अलग वेट्स का ढेर रखा था। सबसे बड़ा मिल स्टोन के बराबर था और सबसे छोटा भी 20 किलो का था। टेस्ट इजी था, पहले स्ट्रेंथ चेक और फिर बूट कैंप। कम से कम 1 साल की ट्रेनिंग पूरी किए बिना बैटलफील्ड पर नहीं भेजा जाता था। यस, गे दजावांग ने जोर से कहा और वेट की तरफ दौड़ पड़ा। उसने एक बड़ा वेट चुना, जोर लगाया और धीरे धीरे सिर के ऊपर उठा दिया। ऑफिसर ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा है, तुम पास हो गए। मेहनत करना, 6th रिजर्व लीजन में बहुत मौके हैं। फिर उसने वुडन कार्ड दिया जिस पर प्राइवेट लिखा था। गे दजावांग ने शुक्रिया कहा और खुशी खुशी बैरक्स की तरफ चला गया। बाकी ज्यादातर लोग पास हो गए, सिर्फ एक दुबला पतला लड़का सबसे हल्का वेट भी नहीं उठा पाया और रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ऑफिसर ने ऊँगते हुए आवाज लगाई। इस बार एक लंबा पतला नौजवान आया। उसने अपना आईडी डॉक्यूमेंट ऑफिसर को दिया। ऑफिसर ने पढ़ा, तांगडोंग 4 लीव्स सिटी से, किसान का बेटा। उम्र, सर मैं 19 साल का हूँ। ऑफिसर ने संतोष से कहा, जाओ और स्टोन वेट उठाओ। टांगडोंग सीधा सबसे बड़ा वेट उठाने चला गया, करीब 100 किलो का। उसने दोनों हाथों से पकड़ा, जोर लगाया और आखिरकार उसे सिर के ऊपर उठा दिया। ऑफिसर चौंक गया, वाह, तुम दिखते तो दुबले हो लेकिन ताकत बहुत है, पास हो गए। उसने इस बार गोल्डन कार्ड दिया जिस पर प्राइवेट फर्स्ट क्लास लिखा था। प्राइवेट फर्स्ट क्लास को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते थे, लेदर आर्मर, स्पीयर और हर महीने 6 सिल्वर कॉइन्स, जबकि नॉर्मल प्राइवेट को सिर्फ 4 कॉइन्स और बेसिक यूनिफॉर्म मिलता था। टांगडोंग ने कार्ड लेकर बैरिक्स का रास्ता पकड़ा। वहीं एक बोर्ड दिखा क्वार्टर मास्टर का और एक एरो लगा था, लेकिन यहाँ वो रुक गया। चेहरे पर हल्की उदासी के साथ एरो की डायरेक्शन में बढ़ गया, क्योंकि टांगडोंग असल में हुओ यूहाउ था, जो अभी अभी क्लियर स्काई सेक्ट से निकला था और अपनी मां की श्रद्धांजलि देने के बाद यहाँ आया था। यूहाउ का मन पहले से तय था, वो व्हाइट टाइगर ड्यूक की तरह शुरू से मेरिट कमाकर ऊपर पहुंचेगा। वो उनकी रैंक से भी ऊंचा दर्जा पाएगा और उसी ताकत से अपनी मां का नाम साफ करेगा, बदला लेगा। उसे पावर और अथॉरिटी की लालच नहीं थी, लेकिन वो जानता था कि अकेली ताकत से वो सिर्फ किसी को मार सकता है। जस्टिस पाने के लिए उसे एम्पायर में रैंक और सम्मान चाहिए था। श्रेक एकेडमी और तांगसंग में उसकी स्टेटस बहुत हाई थी। स्पिरिट पगाड़ा का ऑनररी पगाड़ा मास्टर था, लेकिन यहाँ वो टांगडोंग बनकर नई आइडेंटिटी से आया था ताकि अपनी मेहनत से सब हासिल कर सके। क्वार्टर मास्टर ने उसका गोल्डन कार्ड देखा, थोड़ा चौंका, लेकिन पूरा प्राइवेट फर्स्ट क्लास का सामान और सैलरी देकर उसे ट्रेनिंग ग्राउंड भेज दिया। स्टारलो एम्पायर का स्टैंडर्ड हाई था, लेदर आर्मर मजबूत काओ हाइड का, 12 फुट लंबा फ्लेक्सिबल वुड का स्पीयर और चमकता स्टील टिप, 2 ड्यूरेबल यूनिफॉर्म्स जो आरामदायक तो नहीं लेकिन लंबे समय तक चलने वाले थे। हुआ यूहाउ ने वहीं खड़े खड़े अपना यूनिफॉर्म और लेदर आर्मर पहन लिया। बाएं हाथ में दूसरा यूनिफॉर्म और दाएं हाथ में अपना स्पीयर पकड़कर वो आर्मी कैंप के लेफ्ट साइड में बने ड्रिल ग्राउंड की तरफ जॉग करता हुआ बढ़ गया।
ड्रिल ग्राउंड इतना बड़ा था कि यूहाओ को उसका एंड तक नजर ही नहीं आ रहा था। इधर उधर कैवलरी कंपनीज दौड़ रही थी और अलग अलग फैलिंग्सेस अपनी ट्रेनिंग में बिजी थे। 6th रिजर्व लीजन के सोल्जर्स क्लियरली बहुत हार्ड ट्रेनिंग कर रही थे। यूहाओ ने जल्दी ही नए रिक्रूट्स का असेंबली पॉइंट ढूंढ लिया, क्योंकि पुराने वेटरन सोल्जर्स सामने एकदम स्ट्रिक्ट फॉर्मेशन में खड़े थे, जबकि नए रिक्रूट्स थोड़े लूज और कैजुअल मूड में थे। कोई पीछे खड़ा बातें कर रहा था, कोई जमीन पर बैठा था। यूहाओ तुरंत उस ग्रुप की तरफ दौड़ गया। सामने 3 आदमी खड़े थे जो ऑफिसर्स लग रहे थे और पहचानना आसान था। प्राइवेट फर्स्ट क्लास जैसे यूहाओ आमतौर पर स्मॉल टीम लीडर बन सकते थे। मीडियम टीम लीडर चेन मेल आर्मर पहनते थे और प्लेट आर्मर सिर्फ लार्ज टीम लीडर्स या उससे ऊपर के ऑफिसर्स पहनते थे। व्हाइट टाइगर ड्यूक डाइहाओ के बॉडीगार्ड सभी चेन मेल आर्मर पहनते थे, मतलब वो कम से कम मीडियम टीम लीडर रैंक के होते थे। रेटर टांग डोंग रिपोर्टिंग। यूहाओ तुरंत उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। सैल्यूट उसे नहीं आता था, लेकिन अटेंशन पोजीशन में खड़ा रहना आता था। तीनों ऑफिसर्स चेन मेल आर्मर पहने हुए थे। जब उन्होंने यूहाओ के लेदर आर्मर को देखा तो उनके चेहरे पर हल्की सी हैरानी आई। बीच वाला ऑफिसर भारी भरकम मस्कुलर बॉडी वाला था, उम्र करीब 30 साल के आसपास। वो बोला, ओह, तो तुम वही हो जिसने प्राइवेट फर्स्ट क्लास रैंक ली है। लगता है फिजिक बुरी नहीं है तुम्हारी। नाम डोंग डोंग है ना? इधर आओ। यूहाओ पास चला गया। उसने महसूस किया कि इन ऑफिसर से कोई सोल पावर की लहर नहीं आ रही थी। आर्मी में प्रमोशन के 2 मेन रीजंस होते हैं, मिलिट्री मेरिट से प्रमोशन या फाइटिंग स्ट्रेंथ से प्रमोशन। लेकिन फाइटिंग स्ट्रेंथ से रैंक पाने वाले ऑफिसर्स ज़्यादातर कमांडर्स नहीं बनते और नॉर्मल सोल्जर्स के लिए हाई रैंक तक पहुंचना सोल मास्टर्स के मुकाबले कहीं ज़्यादा मुश्किल होता था। ऑफिसर ने यूहाओ को कुछ देर गौर से देखा, फिर पूछा, टांग डोंग, तुम प्राइवेट फर्स्ट क्लास कैसे बन गए? यूहाओ ने भोलेपन से मुस्कुराकर कहा, सर, मैं काफ़ी स्ट्रांग हूँ, इसलिए रिक्रूटिंग ऑफिसर ने मुझे प्राइवेट फर्स्ट क्लास बना दिया। स्ट्रांग हो? आओ ज़रा ट्राई करते हैं। ऑफिसर ने अपना राइट हैंड यूहाओ की तरफ बढ़ा दिया। यूहाओ ने स्पीयर को लेफ्ट हैंड में किया, यूनिफॉर्म को भी उसी आर्म पर टिका लिया और राइट हैंड से ऑफिसर का हाथ पकड़ लिया। ऑफिसर की पकड़ नॉर्मल लोगों के हिसाब से काफ़ी स्ट्रांग थी, लेकिन यूहाओ के लिए ये कुछ भी नहीं था। बिना सोल पावर यूज किए भी उसका शरीर नॉर्मल इंसानों से कई गुना स्ट्रांग था। यूहाओ ने रेजिस्ट नहीं किया, बस आराम से पकड़ बनाए रखी। ऑफिसर को लगा जैसे वो स्टील का हाथ पकड़ रहा है। कितनी भी ताकत लगा ली, यूहाओ के हाथ को हिला भी नहीं पाया। वेरी स्ट्रांग। ऑफिसर ने कॉन्टेस्ट रोक दी। इतने रिक्रूट्स के सामने खुद को एम्बैरेस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने टेस्टिंग बंद की और कहा, फॉर्मेशन ज्वाइन करो। यूहाओ फॉर्मेशन में जाकर एकदम स्ट्रेट खड़ा हो गया। बाकी रिक्रूट्स अलग अलग पोजेस में थे। कोई ट्रेनिंग देख रहा था, कोई बातें कर रहा था और कोई लेड बैक मोड में पड़ा था। लेकिन ऑफिसर्स बाहर से रिलैक्स दिखने के बावजूद अंदर ही अंदर सभी रिक्रूट्स को शार्प नजरों से ऑब्जर्व कर रहे थे। नए सोल्जर्स आते रहे और धीरे धीरे नंबर बढ़कर करीब 500 पहुंच गया। दोपहर में चेनमेल वाला एक ऑफिसर भाग कर गया और वापस लौटा तो उसके साथ एक ऑफिसर था जो चमकदार सिल्वर प्लेट आर्मर पहने हुए था। उसका टॉल मैजेस्टिक लुक सबका अटेंशन खींच रहा था। चेनमेल वाला ऑफिसर गरजते हुए बोला, स्क्वाड अटेंशन। थंडर जैसी आवाज से सब रिक्रूट्स एकदम चुप हो गए। सिल्वर प्लेट आर्मर वाला ऑफिसर बोला, सुनो, अब से तुम 6th रिजर्व लीजन के सोल्जर्स हो। सोल्जर का सीक्रेट ड्यूटी है ऑर्डर्स फॉलो करना, और जो ऐसा नहीं करेगा उसे मिलिट्री लॉ के हिसाब से डील किया जाएगा। मैं जुआंग तियांग हूँ, 6th रिजर्व लीजन के 7th डिवीजन के 3rd बटालियन के 2nd लार्ज टीम का लीडर। अगले 3 महीने तुम मेरे अंडर ट्रेनिंग करोगे। अभी बंक्स असाइन होंगे और तुम्हारे टास्क डिसाइड होंगे। फाइटिंग सोल्जर्स मेरी लेफ्ट साइड में, ऑक्सिलरी सोल्जर्स राइट साइड में खड़े हो जाओ। चेनमेल वाला ऑफिसर लिस्ट पढ़ने लगा। टांग डोंग, फाइटिंग सोल्जर, लार्ज टीम 1 का बंक इंचार्ज। यूहाओ सबसे पहले बुलाया गया, वो तुरंत लेफ्ट साइड में खड़ा हो गया। लिस्ट पूरी होने पर पता चला 300 फाइटिंग सोल्जर्स, 200 ऑक्सिलरी सोल्जर्स। ऑक्सिलरी सोल्जर्स थोड़े नाखुश थे क्योंकि उनके प्रमोशन चांसेस बहुत कम थी, लेकिन लीडर की इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस की वजह से कोई ओपनली प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था। जुआंग तियांग ने ऑक्सिलरी सोल्जर्स से कहा, तुम्हारी पूरी परफॉर्मेंस, फिजिक और बिहेवियर ऑब्जर्व करने के बाद ये डिसाइड हुआ है। 2 ऑप्शन है, ऑक्सिलरी सोल्जर बने रहो या सब सामान लौटाकर कैंप छोड़ दो। अगर छोड़ोगे तो आर्मी कभी दोबारा नहीं लेगी। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाकर फाइटिंग सोल्जर बनने का मौका है, लेकिन रेयर है। फिर फाइटिंग सोल्जर्स की तरफ मुड़कर बोला, मत समझना कि अब सब इजी है। अगले 3 महीने की बेसिक ट्रेनिंग में फेल हुए तो तुम ऑक्सिलरी बन जाओगे। सिर्फ बेस्ट सोल्जर्स बैटलफील्ड में जाने के लायक होते हैं, वरना पीछे रहना या घर जाकर फार्मिंग करना बेटर है।
अब अपने बंक्स में जाओ, लंच करो और 2 घंटे बाद यहीं असेंबल होना है। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।